हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। चैप्टर नंबर 3 है ये, सॉफ्टवेयर प्रोसेस स्ट्रक्चर। आइडेंटिफाइंग अ टास्क सेट। अब जब हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बारे में बात करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस उसमें कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधियां होती हैं। ये जो एक्टिविटीज हैं पूरी होती है कई सारे एक्शंस के कारण, क्रियाओं के कारण, और ये जो एक्शंस हैं इनके लिए कई सारे हमको टास्क सेट बनाने पड़ते हैं। यानी कई सारे ऐसे काम जो करने होते हैं, इसको पूरा करने के लिए, एक्शन को पूरा करने के लिए, एक्शन पूरे होंगे तो एक्टिविटी पूरी होगी, एक्टिविटी पूरी होगी तो फिर प्रोसेस पूरा होगा। प्रोसेस कौन सा हो सकता है? प्रोटोटाइप हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, या फिर आपका इटरेटिव हो सकता है, इस तरीके के। तो हर एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो एक्शन है, एक्शन कहां पर आ गए हम लोग? यहां पर आ गए, है ना, ये एक्टिविटी के नीचे इस जगह पे। तो हम कहां आ गए? मैं आपको ये ऐसे बताता हूं, इस जगह पे हम आ गए, एक्शन। अब हर एक एक्शन को पूरा करने के लिए कुछ टास्क हमको करने होंगे, यानी कुछ काम करने होंगे। एक्चुअल काम यही होते हैं। तो ये जो काम होते हैं क्या होंगे? ये एक काम नहीं होता, ये बहुत सारे काम का कलेक्शन होता है। और क्या क्या काम हो सकते हैं? एक तो वाकई में हमें जो इसमें एक्चुअल काम करना है, जैसे यानी कि लेबर का कह सकते हो आप, या कोई काम, कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, कोई वर्क आउटपुट बनाना है, वो हो गया। जैसे वर्क प्रोडक्ट जो भी बनना है। इसके अलावा, एक्चुअल काम के अलावा आपको ये भी देखना है कि क्वालिटी अश्योरेंस पॉइंट्स, यानी जो भी आप कर रहे हैं वहां पर हमको क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। और साथ में इन काम को करते करते ऐसे नहीं कि काम दे दिया तो बस आप बैठ गए करने के लिए, समय का कोई अंदाजा नहीं, आपको माइलस्टोन भी पूरा करना है। तो यहां पर देखिएगा कि जब हम टास्क सेट, यानी कि हर एक एक्शन को पूरा करने के लिए हमें टास्क सेट बनाने पड़ते हैं। तो टास्क सेट की परिभाषा क्या होगी, या फिर ये क्या परिभाषित करता है? ये वो परिभाषित करता है जो एक्चुअल काम कर रहे हैं आप। एक्चुअल काम का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई अगर दीवार बनानी है तो आपको लेबर चाहिए होगा, है ना। तो ये जो लेबर है वही एक्चुअल काम हो गया एक घर बनाने के लिए। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो काम होगा, एक्चुअल काम, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो भी एक्शन है उसके लिए जो हमें एक टास्क सेट करना पड़ता है, टास्क सेट डिसाइड करेंगे, वो होता है असली काम जो आप करेंगे। तो पहली चीज होगी हमारे पास, भाई कौन कौन से काम करने हैं, हर एक काम का क्या क्या वर्क आउटपुट निकलने वाला है, क्या आउटपुट निकलने वाला है, हमको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, और हर एक काम जो भी हम, जैसे मान लीजिए ये टास्क सेट हमारा, इसमें क्या क्वालिटी लगेगी और इसका माइलस्टोन क्या होगा, इसका समय क्या होगा, जो मैंने आपको यहां भी बताया। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि हर एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बहुत एक प्रोसेस फ्रेमवर्क होता है, यानी कि जैसे मैंने आपको अलग अलग प्रोसेस बताए, स्पाइरल हो सकता है, इटरेटिव हो सकता है, अम्ब्रेला एक्टिविटी तो जल्दी चलती हैं। हर एक एक्टिविटी, जैसे ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी में हम डिवाइड करते हैं। हर एक एक्टिविटी जो होती है उसमें बहुत सारे एक्शंस होते हैं, और हर एक्शन के लिए हमारे पास ये टास्क सेट होते हैं। तो मैं इसी टास्क सेट के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एलिसिटेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, मतलब जानकारी को अर्जित करना, जानकारी को जमा करना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन है। क्या है? जब मैं प्रोसेस की बात करता हूं, एक्टिविटी होती है, उसके अंदर एक्टिविटी के अंदर आपके आते हैं एक्शन। एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्या कह रहा हूं मैं? किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको बातचीत करनी पड़ती है, यूजर से जानना होता है कि भाई आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो एक्शन है, तो किसके अंदर आता है? अगर आप कम्युनिकेशन एक्टिविटी के बारे में बात करें, उसके अंदर एक एक्शन आएगा, और एक्शन क्या है आपका? एलिसिटेशन। एलिसिटेशन का मतलब है जानकारी को अर्जित करना। अब आप देखिएगा कि किस तरीके से आप जब बातचीत करते हैं अलग अलग लोगों से, जो लोग इस हितधारक हैं या इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, आपके कंज्यूमर हैं, तो यहां पर कैसे काम शुरू होता है? क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं टास्क सेट बनता कैसे। हम केवल टास्क सेट की परिभाषा नहीं जानना चाहते, हमको टास्क सेट लिखना है। तो अगर छोटा एक प्रोजेक्ट है तो यहीं पर ये जो टास्क सेट है, मतलब जो हम एक्चुअल काम करने वाले हैं, जानकारी अर्जित करने वाला, वो हम कैसे करेंगे, उसका तरीका देखिए। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट है। इसमें क्या करेंगे कि आप एक लिस्ट बनाएंगे। इस लिस्ट में वो लोग होंगे जो आपके हितधारक होंगे, यानी कि कंज्यूमर होंगे, हितधारक जिनका पैसा लगा है, जिन्होंने आपको काम दिया, उनकी लिस्ट बना लेंगे। अब आप क्या करेंगे, ये जो सारे लोग हैं
जितने भी लोग हैं इन सबको आप बुलाएंगे कि आइए और हमारे साथ एक इनफॉर्मल मीटिंग कीजिए, यानी कि एक साक्षात्कार तो नहीं कहूंगा, एक मीटिंग संगोष्ठी टाइप हो जाएगी। बैठ जाइए आप, और हर एक स्टेक होल्डर, जितने भी लोग आपने डिसाइड किए कि भाई इन लोगों से बात करना बहुत जरूरी है, उन सबसे पूछे कि आपको क्या क्या फीचर और फंक्शन चाहिए इस सॉफ्टवेयर में, क्या क्या आपको, जैसे कोई कहता है मुझे ये क्रॉस बटन यहां नहीं चाहिए, कोई कहता है कि मुझे यहां पर दाएं हाथ पे बाएं हाथ पे ये दे दो, कोई कहता है कि जब मैं ऑडियो कॉल कर रहा हूं तो मैं पीछे बैकग्राउंड में कोई और भी काम कर सकूं, या फिर यानी अलग अलग आदमी की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। वो सारी की लिस्ट आउट कर लीजिए, और उसके बाद क्या करिए कि जो आपने रिक्वायरमेंट डिसाइड की है उसको फाइनल एक लिस्ट के तौर पे तैयार कर लीजिए कि हमने ये सब सुना और अब मैं ये तैयार कर रहा हूं। जब आप तैयार कर लेंगे तो देख लीजिए कि भाई कौन सी रिक्वायरमेंट उनके से पूछ लीजिए कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि अगर कोई आपसे कह रहा है कि भाई इसमें जो सॉफ्टवेयर है इसमें अबाउट का एक लगा दीजिए, या फिर एक वेबसाइट बनानी है उसमें फीडबैक लगा दीजिए, ये ज्यादा जरूरी है फीडबैक लगाना वेबसाइट में, या फिर ये जरूरी है कि आप जब जैसी कोई खरीदारी करें उसके साथ, मतलब अगर वो ई कॉमर्स का वेबसाइट है तो वो खरीदने के बाद उसको आप अलग अलग ऑप्शंस दें, यानी उस एआई लगा दें। मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाना है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो उस हिसाब से आप उनकी रिक्वायरमेंट समझ सकते हैं। और उसके बाद वो चीज जरूर देखिए कि भाई कहां कहां गड़बड़ हो रही है, कहां कहां आपके और उनके बीच में समझ की कमी हो रही है, क्योंकि हमको यहां पर अनसर्टेनिटी भी देखनी चाहिए, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम एक टास्क सेट बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो बड़ा इजी सा हो गया, लेकिन जब नॉर्मल प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे, किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे तो ऐसे छोटे प्रोजेक्ट नहीं होते, वहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। तो यहीं पर देखिएगा कि जो कम्युनिकेशन एक्टिविटी है, बातचीत वाली जो एक्टिविटी है, उसके अंदर जो एलिसिटेशन का एक एक्शन आता है, उसके अंदर क्या टास्क सेट हो सकते हैं, क्या क्या काम आप करेंगे, ये मैं बड़ा प्रोजेक्ट बता रहा हूं। तो जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए सबसे पहले आपको वही काम करना है कि जितने भी हितधारक हैं, कंज्यूमर्स हैं, जो लोग आप जिनसे आप बात कर सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेंगे। ये वो लोग हैं, उनकी आपने लिस्ट बना ली ऐसे करके। अब ये जो लिस्ट बना ली है, उसके बाद आप क्या करेंगे, हर एक को अलग अलग बुलाएंगे, मतलब सबसे अलग अलग बात करेंगे, और सबकी नीड्स जो है, जरूरतें अलग से आप पता करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी आपने सबसे ले ली, उसकी एक शुरुआती दौर पे जो भी उनको जरूरत है आपके एप्लीकेशन में, वो क्या चाहते हैं, सॉफ्टवेयर में क्या चाहते हैं, वेबसाइट में क्या चाहते हैं, उसकी एक लिस्ट बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि अब एक शेड्यूल करेंगे। इसमें क्या है कि एप्लीकेशन जो आप बनाने वाले हैं उससे स्पेसिफिक, उसके तहत जो मीटिंग होगी, भाई ये एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं, इसके लिए मीटिंग हम कर रहे हैं। एक तो आपने जरूरत उनकी क्या रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट से, वो ले लिया। फिर फीचर्स जो फंक्शन चाहिए, उसके बाद आप जब तैयार कर लेंगे तो उसके बाद फिर मीटिंग आपको करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद अब यहां पर एक यूजर सिनेरियो बताइए। हर एक जो मीटिंग में, जैसे मान लीजिए ये मीटिंग में ये तय हुआ, मान लीजिए 3 घंटे की मीटिंग है, और 1 घंटे में ये तय हुआ, उसका आपको यूजर सिनेरियो बनाने पड़ेंगे। और उसके बाद इस यूजर सिनेरियो को आप स्टेक होल्डर के साथ, यानी कि जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसके साथ बैठ के क्लियर करेंगे कि भाई जो मैं बना रहा हूं वो ठीक बना रहा हूं कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो आपने ऑलरेडी बना दिया था उसको आप फिर से रिवाइज करेंगे। रिवाइज की भाई मेरी आपकी जरूरत, मैं ये समझाऊं, अब मैंने इसको रिफाइन किया, अब जरा इसको एक बार और देख लीजिए। अब यहां पर आपको क्वालिटी लगानी होगी, गुणवत्ता, कि मैं क्वालिटी के लिए ये करूंगा। और जो जरूरत आपने कहा, मैंने ये जरूरत इस तरीके से बनाई है, कोई कहता नहीं मुझे ये पहले चाहिए, तो आप इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। इस तरीके से आप प्रायोरिटाइज करेंगे और पूरी की पूरी चीज इस तरीके से ये रिक्वायरमेंट ऐसे पैकेज करेंगे कि फर्स्ट इंक्रीमेंट में मैं ये आपको 5 दूंगा, दूसरे में मैं आपको ये 10 दूंगा, 10 रिक्वायरमेंट, ऐसे करके आप इंक्रीमेंटली उनको बता देंगे। उसके बाद जो भी कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन है, यानी इसमें ये नहीं होना चाहिए, उसमें वो नहीं होना चाहिए, जो आपको यूजर बताता है उसको आप नोट करेंगे और उसके हिसाब से ही आप आगे बढ़ेंगे। फिर ये कैसे आप वेरिफिकेशन वैलिडेशन करेंगे, क्या टेक्निकल रिव्यूज किए, क्या टेस्टिंग होगी, क्या तरीका आपने बनाया, क्या टेस्ट केसेस होंगे, ये सब आप डिसाइड करेंगे, जिसे वैलिडेशन कहते हैं। अब आप देखेंगे कि जो मैंने आपको स्मॉल प्रोजेक्ट बताया और जो मैंने लार्ज प्रोजेक्ट बताया, दोनों के लिए जो टास्क सेट बनाने का तरीका है वो कितना अलग है। पहले वाला थोड़ा सा इजी रहा, थोड़े कम उसमें काम करने पड़े, लेकिन जो डेप्थ है और जो फॉर्मेलिटी है, यानी कि जितने अंदर तक आपको ये करना पड़ा, जितनी बार रिविजन करना पड़ा, अलग अलग तरीके से बात करनी पड़ी, ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट अगर कॉम्प्लेक्स होता है तो आपको ज्यादा करना पड़ता है।
ठीक है जी। तो अब कौन सा सॉफ्टवेयर टीम को कौन सा पसंद आता है, वो क्या करना चाहती है, ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर टीम पे ही डिपेंड करता है। ठीक है जी, क्योंकि उसका काम यही है कि मैं ये करूं, इसमें से कुछ छोड़ भी सकते हैं, कुछ और भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमको गुणवत्ता और जो अडेप्टेबिलिटी है, जिसे हम एजिलिटी कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर टीम के हाथ में होती है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर टाइम पे कंप्लीट करना है और शेड्यूल पे देना है। प्रोसेस पैटर्न्स, जब हम किसी भी प्रक्रिया की बारे में बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो पैटर्न का मतलब ये होता है, जैसे अगर आपके शर्ट में आप देखते हैं एक पैटर्न होता है, यहां पैटर्न का संदर्भ इस चीज से है कि क्या कोई चीज ऑलरेडी हो चुकी है, ये हम दर्ज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो प्रोसेस पैटर्न का मतलब ये होता है, यानी कि किसी भी प्रक्रिया का, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात हो रही है, उसके पैटर्न का मतलब ये होता है, क्या कोई समस्या आप ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या ये जो प्रॉब्लम है, क्या ये एनवायरनमेंट पहला ऐसा आ चुका है, ऐसा वातावरण आ चुका है जहां पर ये समस्या पहले देखी गई है, और क्या हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे निदान उसके हैं जो ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं, जो ऑलरेडी किए जा चुके हैं। पैटर्न का मतलब आप यही समझिएगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, पहले जो हो चुका हो, क्या वो आपके पास है। तो प्रोसेस पैटर्न आपको एक टेम्पलेट देता है। टेम्पलेट में अभी आपको एक एक करके बताऊंगा, और ये एक तरीका है जिससे हम सॉल्यूशन हर एक कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है कि एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, शुरुआत से एंड तक लगती है ये, तो कहां पर क्या सॉल्यूशन आपको प्रोबेबल मिल सकते हैं, वो पैटर्न आपको एक टेम्पलेट देगा। टेम्पलेट में आपको बताता हूं, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं आप, लेवल भी बताऊंगा आपको। तो पैटर्न ये बेसिकली प्रॉब्लम को आप डिफाइन करते हैं, और क्यों इस सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा सॉल्यूशन उपयुक्त है, प्रोटोटाइपिंग है, स्पाइरल है, इटरेटिव है, ये बताता है पैटर्न। तो किसी भी सिचुएशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया प्रॉब्लम बताएं कि मुझे ये चीज करनी है और इस पर्टिकुलर चीज के लिए करनी है। जैसे मान लीजिए फ्रेमवर्क एक्टिविटी आप ले लें, ढांचागत जो हमारी एक्टिविटी होती है, आप शुरुआत से एंड तक ले लीजिए, कम्युनिकेशन से लेकर डिप्लॉयमेंट तक। तो एक अगर हम प्लानिंग ले लें, तो यहां पर एक ये एक्टिविटी भी है, लेकिन यहां पर एक्शन भी है कि भाई इसमें एक्शन क्या होगा। जैसे प्रोजेक्ट एस्टिमेटिंग, प्रोजेक्ट का मतलब कितना इसमें अनुमान लगाना कि भाई क्या खर्चा होने वाला है, कितना टाइम लगेगा, इस सब जगह हम पैटर्न लगा सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मैं आपको ये थ्योरी तो बता दूंगा, लेकिन आपको एक्चुअल पैटर्न पता होना चाहिए बनता कैसे है। ये एक एक्चुअल पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूं टोटल। इसमें क्या होता है, ये एक सिंपल, इसको मैं आगे बहुत तफसील से आपको बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लीजिए कि पैटर्न में आप पैटर्न का नाम लिखते हैं, क्यों ये आप लिख रहे हैं, क्या टाइप होगा, इनिशियल कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या मिलने वाला है, रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, और इसके बाद रिलेटेड पैटर्न, इस पैटर्न से और क्या क्या चीजें रिलेटेड है, सार गर्भित है या इंगित है, और इसके अलावा क्या यूजेस है इसके, और एग्जाम्पल्स। ठीक, अब इसको अब एक बार आपने देख लिया, अब आप देखिए कि एम्बलर साहब ने क्या कहा है। ये टेम्पलेट इन्होंने ही दी है। एम्बलर साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें एक किताब मैंने आपको यहां दिखाई है, और इन्होंने एक टेम्पलेट दिया, यानी कि इन्होंने एक कहे जैसे हम कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो एक टेम्पलेट होता है ना, उसी तरीके से लिखना होता है। तो वो टेम्पलेट दिया, यानी कि इन्होंने एक खाका दिया, उसको आपको भरना है। तो इन्होंने कहा सबसे पहले आप पैटर्न का नाम लिखिए, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया, पैटर्न का नाम लिखिए, ये बड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि जैसे टेक्निकल रिव्यूज आप नाम लिख रहे हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस, यानी जो भी आप प्रक्रिया अपना रहे हैं, उसके लिए पैटर्न का नाम आप बताएंगे कि भाई ये मेरा पैटर्न है। फोर्सेस क्या है, ये पैटर्न कब आएगा, किस जगह पे आएगा, किस वातावरण में आएगा, कब आपको दिखेगा, और ये सोल्यूशन को कैसे इफेक्ट करने वाला है, जो आप सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, वेबसाइट बनाने वाले हैं, ऐप बनाने वाले हैं, वहां पर कहां इफेक्ट करने वाला है। फिर आप टाइप बताएंगे, जो पैटर्न टाइप है, इन्होंने 3 टाइप सजेस्ट किए हैं, एम्बलर साहब ने 3 टाइप सजेस्ट किए। एक स्टेज पैटर्न है, एक टास्क पैटर्न है, और एक फेज पैटर्न है। स्टेज यहां पर है कि यहां पर आप जो समस्या अपनी बता रहे हैं या लिख रहे हैं कि मुझे इस समस्या को सॉल्व करना है, कैसे करूं, तो ये है जो फ्रेमवर्क एक्टिविटी। आपको याद है 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटी होती है हमारी, उसके लिए बताया गया है। तो इस स्टेज पैटर्न में बहुत सारे टास्क पैटर्न भी हो सकते हैं, जो हर एक स्टेज से रिलेटेड होंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके पास
एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका फ्रेमवर्क एक्टिविटी में आता है, और इसका जो टास्क पैटर्न बनेगा उसमें आप लिखेंगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये इसकी टास्क पैटर्न होगा। अब टास्क पैटर्न में आ जाइए आप। यहां पर क्या होता है कि जो आप क्रियाएं करेंगे, एक एक्टिविटी में आप कई सारे एक्शन करते हैं, और वो जो एक्शन होगा उसके लिए क्या आप करने वाले हैं, जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग, या ये कहिए जानकारी अर्जित करना, ये एक टास्क पैटर्न हो सकता है। फेज पैटर्न की बात जहां तक करते हैं, यहां पर ये कह रहे हैं कि जो सीक्वेंस होगा, हमारी जो भी एक्टिविटीज होंगी, गतिविधियां होंगी, उसका पैटर्न क्या होगा, क्योंकि यहां पर इटरेटिव भी हो सकता है, कई चीज आप बार बार करेंगे, जैसे स्पाइरल मॉडल या प्रोटोटाइपिंग, इटरेटिव, बार बार पुनरावृत्ति करेंगे उसकी। तो एक एक करके बता रहा हूं मैं आपको। तो यहां पर इनिशियल कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि किस किस आधार पे, इस पैटर्न पे किस किस जगह पे आप लगाएंगे, और यहां पर आपको सवाल के जवाब क्या दे रहे हो। जैसे एग्जांपल है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस भी एंटरप्राइज के लिए आप बना रहे हैं, क्या ये उसके लिए दोबारा पहले बनाया जा चुका है, या फिर हम दोबारा कर रहे हैं इस चीज को। इस प्रोसेस के लिए जो भी हम प्रोसेस चूज करेंगे, इसमें एंट्री पॉइंट क्या होगा, और क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो जानकारी है वो हमारे पास ऑलरेडी है। ये इनिशियल कॉन्टेक्स्ट से शुरू करेंगे। इसका एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हम प्लानिंग पैटर्न कर रहे हैं। प्लानिंग एक एक्टिविटी है, ध्यान रखिएगा, फ्रेमवर्क एक्टिविटी है, ढांचागत हमारे पास गतिविधि है। तो प्लानिंग पैटर्न, जिसको हम स्टेज पैटर्न भी बोल रहे हैं इस संदर्भ में, इसमें आपको ये पता होना चाहिए क्या कस्टमर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बीच में बातचीत हो चुकी है, ये सवाल हो सकता है। और बहुत सारे हमारे जो पैटर्न है, टास्क पैटर्न, इस पूरी चीज को करने के लिए क्या कम्युनिकेशन हो चुका है, कम्युनिकेशन पैटर्न एक जो लिस्टिंग है वो हो चुकी है, और जो प्रोजेक्ट का स्कोप है, जरूरत क्या है इस प्रोजेक्ट की जो आप बना रहे हैं, और इसमें क्या क्या रोड़े अटक सकते हैं, प्रोजेक्ट के कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है। अब प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ये पैटर्न जो आप बना रहे हैं, लिख रहे हैं, इससे प्रॉब्लम या समस्या का निदान क्या होने वाला है। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे आप कि कैसे इस पैटर्न को आप लिखेंगे, बनाएंगे, और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कौन कौन सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी आपको चाहिए शुरुआत से लेकर, और जब आप इस पैटर्न को लगाएंगे तो शुरुआत क्या था और फिर एंड क्या हुआ, इस पैटर्न को लगाने से क्या क्या आपको फायदे होने वाले हैं। इसके बाद रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट का मतलब यह है कि कौन कौन सी ऐसी एनवायरमेंट आएगा, कंडीशन आएगा, जब इस पैटर्न को आप लगा देंगे और जब इसको लगाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है। इसका मतलब यही है रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि कौन कौन से, जैसे यहां पर हमने क्या सवाल पूछा था भाई, कि हमने क्या ये चीज ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्टिविटी ऑलरेडी कर चुके हैं। जब हमने एंट्री स्टेट की बात की तो एग्जिस्ट स्टेट क्या होगा, प्रोसेस से बाहर निकलना, जब ये हम पैटर्न लगा देंगे। और कौन कौन सी जब हम निकल आएंगे, जब रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट में हमको इससे क्या क्या जानकारियां मिल रही है, कौन कौन सी जानकारी हमने इसमें डाल दी है, और क्या क्या हमको समस्याओं का निदान मिल रहा है। इसके बाद आप बताएंगे कि इस पैटर्न से रिलेटेड और क्या क्या हो सकते हैं। जैसे स्टेट पैटर्न एक हम एक्टिविटी ले लेते हैं, कम्युनिकेशन, इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे कोलैबोरेटिव गाइडलाइंस, स्कोप आइसोलेशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कंस्ट्रेंट डिस्क्रिप्शन, सिनेरियो क्रिएशन, ये इससे रिलेटेड है। उसके बाद आता है नोन यूजेज और एग्जाम्पल, ये वो बताते हैं जहां जहां पर पैटर्न हम लगा सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए बातचीत के बगैर काम नहीं चलेगा, और ये पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में बातचीत होनी चाहिए आपकी और आपके यूजर की, ठीक है। अब कब ये कम्युनिकेशन ज्यादा होगा, कब ये कम होगा, बीच में हो सकता है कम हो जाए, शुरुआत में और एंड में जरूरी है। अब हम इसमें दोबारा आते हैं। जो पैटर्न आपको लिखना है, एम्बलर सामने बताया, अगर आप इसको लिखते हैं तो ये एक ऐसी चीज है जहां पर आप बहुत अनश्योर है। जो पैटर्न हम लिख रहे हैं, इसकी हमारी मेन पैटर्न लिखने का जो एक इंटेंट है वो ये है कि हमको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, यूजर जो बता रहा है वो क्लियर नहीं है। तो पैटर्न का नाम क्या लिखेंगे, रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर। इससे क्लियर पता चल गया कि भाई आप ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें जो उनकी जरूरतें हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही है,
ठीक है। तो यहां पर ये इंटेंट क्या है कि हम एक ऐसा पैटर्न लिखना चाहते हैं ताकि बार बार हम उनसे पूछे, बात करें, और इसीलिए हम रिक्वायरमेंट को सॉलिडिफाई करना चाहते हैं। पहले जान तो नहीं कि उनकी जरूरत क्या है। इसके लिए हम फेस पैटर्न का यूज करेंगे। इनिशियल कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, बातचीत के लिए आपको क्या चाहिए, किस किस से बात करनी है, कैसे बात करनी है, उस बात में हमको क्या क्या निकाल के लाना है, क्या क्या जरूरतें हमको पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है हमारी, जैसे मैंने कहा कि भाई रिक्वायरमेंट हेजी है, हमको या तो जरूरतें नहीं मिल पाई है या जरूरतें हमें क्लियर नहीं दी जा रही है, हम समझ नहीं पाए हैं। सोल्यूशन क्या है इसका, हम क्या तरीका अपनाने वाले हैं, वो यहां पर आप प्रॉपर लिखेंगे। रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जब हम बातचीत कर लेंगे या बातचीत करेंगे तो एक उसमें क्या क्या हमको बातचीत करनी है और उससे हमें क्या निकलने वाला, कौन सी चीज हटानी है, कौन सी चीज रखनी है। रिलेटेड पैटर्न का मतलब यह है कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बार बार कम्युनिकेशन करेंगे, इटरेटिव डेवलपमेंट करेंगे, बातचीत करके फिर उसको और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम डेवलप करेंगे तो कस्टमर उसे असेस भी करेगा कि भाई वो देखेगा और उससे हम निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई हम जानकारी प्रॉपर निकाल सके। तो यहां पर फाइनली हम ये कह रहे हैं कि भाई प्रोटोटाइपिंग इसके लिए बेस्ट है। और जब हमारी रिक्वायरमेंट अनसर्टेन है, जब हम पूरी चीजें नहीं जान पाए हैं, तो ऐसा पैटर्न लिखना है आपको। प्रोसेस असेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट, ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी आप जो प्रक्रिया अपनाते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो कितनी बेहतर है, कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, इसका भी तो आंकलन करना पड़ेगा और उसका परिशोधन भी करना पड़ेगा, यानी कि इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे असेसमेंट और इंप्रूवमेंट, मूल्यांकन हम जिसे कहते हैं, और उसको बढ़ोतरी या अच्छा करने के लिए बहुत सारे चीजें सुझाई गई है जो प्रेसमैन साहब ने दी है। ये केवल 4 मैं बता रहा हूं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक तो स्कैम्पी कहते हैं, ये कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ये CMMI के अंतर्गत आता है। मतलब इसमें CMMI अभी मैं आपको बताता हूं क्या यूज होते हैं इसमें 5 स्टेप है। आप असेस करते हैं कि आपने जो प्रोसेस मॉडल यूज किया है वो कितना सही है। इनिशिएटिंग, डायग्नोजिंग, एस्टैब्लिशिंग, एक्टिंग और लर्निंग, ये 5 आते हैं। इसमें जो स्कैम्पी मेथड है, इसमें SEI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का जो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ये इसको मैं जरा यहां बताता हूं आपको। देखिए ये जो मैंने आपको नाम लिया ना अभी, यहां से इनिशिएटिंग से लेकर लर्निंग तक, वो यहां पर है। इनिशिएटिंग, उसके बाद ये सारा जो चक्र चल रहा है वहां से हम असेस करते हैं, यानी कि जो असेसिंग अथॉरिटी होगी असेस करेगी आप किस लेवल पे है, किस जगह पे है। CMM का एक इसी पे बेस्ड एक और मॉडल है जो है CBA IPI मॉडल, नहीं इसे हम कहेंगे कि अंदर के जो प्रोसेस है उसको इंप्रूव कैसे करें। ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग, इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले आगे चल के, लेकिन यहाँ पर बहुत ब्रीफ में आइडिया दिया है। यहाँ पर एक ये डायग्नोस्टिक टेक्निक है। जब आपको कोई समस्या होती है, आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं तो आपका यूरिया लेवल, ब्लड लेवल, या फिर कहें कि भाई आपका विटामिन B12 लेवल, वो सब जांचने की तकनीक है ये। तो ये इसमें भी SEI CMM कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल का इस्तेमाल होता है। स्पाइस ISO IEC 15504, अब इसको अब देखें तो यह है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और IEC है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। नंबर याद रखिएगा 15504, 15504। तो इसमें ये भी एक उसी तरीके का स्टैंडर्ड है जिसमें आप एक स्टैंडर्ड इस तरीके का कि जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोसेस का असेसमेंट होता है। ये एक तरीके से जो संस्थान इसको लेना चाहते हैं उनको मदद करता है कि भाई आप जो भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस अपना रहे हैं उसको आप जांच सके, इवैल्यूएट कर सके, उनका मूल्यांकन कर सके। तो यहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग लेवल्स आप देख रहे हैं। इनकम्प्लीट, परफॉर्म, सबसे ऊपर आता है आपको ऑप्टिमाइजिंग। तो इनकम्प्लीट, परफॉर्म, मैनेज, एस्टैब्लिश, प्रिडिक्टेबल, ऑप्टिमाइजिंग, ये सब आते हैं इसमें। अब आया ISO 9001-2000। तो ये जो है सॉफ्टवेयर के लिए नहीं, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए भी लगता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, सिस्टम हो, सर्विसेज हो, यानी क्या उत्पाद बन रहा है या पूरा एक सिस्टम हो जिसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ हो, या सर्विसेज या सेवाएं हो। तो ये बेसिकली क्वालिटी को बढ़ाने के लिए अगर आप चीजें प्रॉपर लिखेंगे और उसको जो लिखा है उसको फॉलो करेंगे, यही 9001-2000 कहता है। सॉफ्टवेयर के लिए भी ये लागू होता है। तो ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।